Students, I am Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. So बच्चों देखिएगा, हमने जैसे कि क्वेश्चन बैंक सीरीज स्टार्ट किया हुआ है. दिस इज द लेसन नंबर 3 जो है आपका, द कॉप एंड द एंथम. ये है वीडियो 3, थर्ड वाला वीडियो हमारा. सो इसमें हम द कॉप एंड एंथम का जो पैसेज आया है आपके क्वेश्चन बैंक में, सो उसको कवर अप करेंगे. So let's start. Do like, share, subscribe our channel. And yes, of course, thanks so much for your love and support. Let's start. So जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपको ये पैराग्राफ खुद से लर्न करना है, पढ़ना है. I have already explained this lesson, the cop and the anthem. Please check the प्लेलिस्ट का लिंक चेक करो, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रही हूँ और ऊपर आई बटन में भी. तो अब पहले लेसन आप लर्न करो. मैंने ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड का हिंदी में मीनिंग बताया है. स्टोरी क्या है, एग्जैक्ट स्टोरी में क्या हुआ है, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है. सो चेक दैट पर्टिकुलर वीडियो, लर्न इट फर्स्ट एंड देन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, सो यहाँ पर हम तो ये पूरा पैसेज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपको यहाँ पर अगर मैं वापस से पढ़ाने लगूंगी तो आपको थोड़ा टाइम लेंदी हो सकता है. सो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं. लेकिन एग्जाम में देखिएगा, जब आप आंसर शीट हाथ में लेने वाले हो तो आपको सबसे पहले तो ये पैसेज अच्छे से पढ़ना है. मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि पहले पैसेज अच्छे से पढ़ो. यहाँ पर आप लेक्चर को पॉज करके भी पैसेज पढ़ सकते हो. दिस इज द फर्स्ट सेक्शन, दिस इज द सेकंड सेक्शन. इसको मैंने थोड़ा डिवाइड किया है आपको अच्छी तरह से दिखे इसलिए. देखते हैं क्वेश्चन नंबर A1. यहाँ पर बताया है कि सोफीज अटेम्प्ट्स टू गेट इनटू विंटर आइलैंड, और फर्स्ट अटेम्प्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट आपको लिखना है. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आंसर दिया है. देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट आपको क्या लिखना है, सोफी ट्राइज टू एंटर इन अ लग्जरियस कैफे टू ईट विथ नो मनी. एंड सेकंड अटेम्प्ट उसका है, सोफी टुक अ स्टोन एंड डैश्ड इट थ्रू द ग्लास ऑफ अ शॉप. तो उसको जेल में जाना था, इसके लिए वो क्या कर रहा था, तो पहले उसने क्या किया, कैफे में एंटर हुआ, लग्जरियस कैफे. पैसे नहीं है लेकिन खाना खाने चला गया, जैसे कि हमने पैसेज में पढ़ा है, लेसन में पढ़ा है. एंड सेकंड अटेम्प्ट उसने क्या किया कि एक जो शॉप था तो उसका ग्लास उसने पत्थर से फोड़ दिया. सो दिस आर द टू लाइन जो आपको ध्यान में रखने हैं. इसी तरह से आपको चार्ट ड्रॉ करना है आंसर शीट पे. फर्स्ट ड्रॉ द चार्ट ऑन योर आंसर शीट एंड देन राइट योर आंसर्स ओवर देयर. तो यहाँ पर आपका 2 मार्क्स कवर अप हो जाता है. लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर A2. यहाँ पर क्या बोला है, कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट इन 30 वर्ड्स. तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, सोफी कुडंट एंटर द रेस्टोरेंट बिकॉज वो रेस्टोरेंट में अंदर क्यों नहीं जा सका, तो वो आपको पैसेज में दिया है, आपको आंसर लिखना है. देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने डायरेक्टली आंसर दिया, लेकिन जब आप आंसर शीट में लिखोगे तो फर्स्ट आपको ये सेंटेंस वहां पर कॉपी करना पड़ेगा, सोफी कुडंट एंटर द रेस्टोरेंट बिकॉज, और उसके आगे फिर आपको ये आंसर स्टार्ट करना है. The head waiter's eye fell upon his tattered trousers and decadent shoes. यानी कि वो जो वेटर था, ठीक है, हेड वेटर, उसने तो देखा कि उसके जो शूज है, फटा हुआ शूज उसने पहना है, फटा हुआ ट्राउजर उसने पहना है. Strong and ready hands turned him about and conveyed him in silence and hasted to the side. Walk and averted the ignoble fate of the Minance Malad. As it is, आपको पैसेज से उठाकर ये यहाँ पर लाइन कंप्लीट करना है. ठीक है, यहाँ पर आपके 2 मार्क्स कवर अप हो गए. आगे हम पढ़ेंगे A3. Sophie had confidence in himself from the lowest button of his vest upward. Here the lowest button of his vest upward means, देखिएगा lowest button of his vest upward का मीनिंग क्या दिया है, आंसर आपको लिखना है, he was shaven and his coat was trim and his neat black bow had been presented to him by a lady missionary on Thanksgiving Day. So आपको आंसर शीट में वापस से मैं बताऊं, ये पूरा का पूरा जो लाइन है फ्रॉम सोफी से लेकर यहाँ पर मीन्स तक आपको कॉपी करना है, और उसके आगे फिर आपको ये आंसर ही से आपको लिखना है. ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके 2 मार्क्स कवर अप हो गए बच्चों. देखते हैं कि A4 यहाँ पर बताया गया है, राइट योर रिस्पॉन्स इन 3 to 4 लाइन्स. तो ये क्वेश्चन कौन सा हो गया, पर्सनल रिस्पॉन्स, यानी कि आपको खुद के थॉट्स यहाँ पर प्रेजेंट करने हैं, बताने हैं इन योर ओन लैंग्वेज, इन योर ओन वर्ड्स. सो लेट्स फर्स्ट सी द क्वेश्चन. दिस इज, इफ अ पर्सन ट्राइज टू डैमेज द पब्लिक प्रॉपर्टी, हाउ यू विल रिएक्ट इन सच सिचुएशन. अगर कोई पर्सन पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है तो आप क्या करोगे उस सिचुएशन पे, कैसा आपका रिएक्शन होगा. तो देखिए हमने आंसर क्या लिखा है, इफ अ पर्सन ट्राइज टू डैमेज द पब्लिक प्रॉपर्टी एट फर्स्ट, तो आप क्या करोगे,
At first, I will try to make him understand that to protect public property is in citizen's hand and the act he is doing is ethically and morally incorrect. एक तो आप उसको समझाओगे सामने वाले पर्सन को कि वो जो काम करने जा रहा है वो गलत है. If he won't listen, I will take the help of other people in order to convince him or contact concerned police authorities to stop him. तो हम रेगुलर लाइफ में भी ऐसा ही करेंगे, राइट? तो यही आंसर आपको इस तरह से यहाँ पर लिखना है. तो बच्चों कैसा होता है कि इंग्लिश का पेपर है, पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन बहुत हार्ड लग रहा है, हम क्या करते हैं, हम प्रैक्टिस नहीं करते, इसकी वजह से आपको फिर क्वेश्चंस के आंसर्स हार्ड लगने लगते हैं. आप पहले प्रैक्टिस करो. अभी ये जो आंसर मैंने आपको यहाँ पर बताया, आप 5 टाइम्स अपने नोटबुक में एक रफ वर्क की जगह पर इसे लिख डालो. जब आप 5 टाइम्स कोई चीज लिखते हो, जब आप वो पढ़ते हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाता है कि आपने क्या लिखा है और क्या पढ़ा है. ठीक है, तो ये ऐसा ट्रिक आप करके देखो. बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, डोंट फॉरगेट इट. देखिएगा अभी A5 डू एज डायरेक्टेड, जैसे कि मैं आप सबको पता है, हमने पहला जो पैसेज 1 पैसेज 2 हमने सॉल्व किया फ्रॉम लेसन नंबर 1 2. दिस इज द लेसन नंबर 3 द कॉप एंड द एंथम. तो यहाँ पर हम जो डू एज डायरेक्टेड का क्वेश्चन है A5, तो ये ग्रामर का क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए. तो क्या बोला है यहाँ पर, तो वो देखते हैं. दी पोलिसमैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सोपी इवन एज अ क्लू. और आपको क्या करना है, यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू ट्रांसफॉर्म एज अ निगेटिव स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है, ठीक है, तो आपको पॉजिटिव को क्या करना है, निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य आपको बनाना है. तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं. फर्स्ट क्या है, द पोलिसमैन didn't accept Soapy even as clue. ठीक है, the policeman refused to accept Soapy even as clue. यहाँ पर क्या बताया है कि the policeman didn't accept Soapy even as clue. यहाँ पर देखिएगा, refuse का मतलब क्या है बच्चों, मना करना, और didn't accept का मतलब क्या होता है, मना करना. ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि ये जो हमने didn't, देखिए refused, यहाँ पर ed आ गया, तो ये कौन सा फॉर्म में आता है, पास्ट टेंस में. तो यहाँ पर क्या लगाया, यहाँ पर डिड. यह जो एक सपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, हमारा वो यहाँ पर लगाया डिड, और हमें वो निगेटिव स्टेटमेंट करना है, इसलिए हमने नॉट लगाया. तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, द पोलिसमैन डिड नॉट एक्सेप्ट सोपी इवन एज क्लू. यानी रिफ्यूज की जगह आपको क्या यूज करना है, डिड नॉट एक्सेप्ट. मीनिंग तो वही हुआ, सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव इसलिए हुआ कि यहाँ पर नॉट कहीं पे नहीं आया, लेकिन यहाँ पर आया है डिड नॉट एक्सेप्ट, यानी भी मना करना. ठीक है, तो फर्स्ट वाला हमारे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है. सो हमें पहले ही इसमें ये करेक्ट आंसर मिल गया. तो देखिएगा सेकंड में हैड आया है, थर्ड में डिडंट एक्सेप्टेड. देखिएगा जब भी आप पास्ट टेंस में प्रयोग करते हो, सेंटेंस को लिखते हो, जब भी आपका यहाँ पर जो वर्ब है, ठीक है, तो उसके आगे जब ईडी आता है तो ऑटोमेटिकली आगे का आने वाला जो वर्ड होता है, ठीक है, तो वो कौन सा आएगा, विदाउट एनी ईडी और विदाउट एनी पास्ट टेंस का जो उसको फॉर्म है वो नहीं, उसको नहीं लगेगा. सो द पोलिसमैन डिडंट एक्सेप्ट यहाँ पर होता तो हम ये एक्सेप्ट कर लेते, बट ये हमारे ग्रामर के रूल के अपोजिट है, तो ये रॉन्ग हुआ. सेकेंड रॉन्ग है, थर्ड रॉन्ग है. एंड द पोलिसमैन कुडंट का तो यहाँ पर सवाल ही नहीं है. ठीक है, अगर यहाँ पर कैन होता तो हम इसको कुड नॉट कर लेते यहाँ पर. तो करेक्ट आंसर क्या है, जब भी कोई यहाँ पर आपको सपोर्टिंग वर्ब या फिर वर्ब नहीं दिख रहा है, तो एम इज आर नहीं है, ठीक है, या फिर अगर यहाँ पर हैव होता, देखिए यहाँ पर द पोलिसमैन हैव रिफ्यूज्ड होता तो हैड नेवर एक्सेप्टेड ये आ जाता. उसके बाद अगर यहाँ पर कैन होता, द पोलिसमैन कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, तो यहाँ पर कुडंट एक्सेप्ट आ जाता. ध्यान में रखिएगा कि ईडी का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, यानी हम यहाँ पर यूज करेंगे डिड नॉट. तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. सेकेंड है, डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव हैड समथिंग टू डू विद इट, सेड सोपी. तो यहाँ पर हमने क्या करने को बोला है कि इसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है. choose the correct alternative to change the sentence into indirect speech. तो फर्स्ट में क्या बताया है, Sophie asked if he didn't think that he might have something to do with that. तो फर्स्ट वाला तो आंसर गलत हो गया. क्यों गलत हो गया वो मैं आपको बताऊंगी. सेकेंड वाला पढ़ेंगे, Sophie asked if he didn't think that he might have had something to do with that. पहले तो देखिएगा यहाँ पर अगर ये डायरेक्ट स्पीच में तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में करना है. तो इनडायरेक्ट स्पीच करते समय फर्स्ट क्या होता है कि जो भी पर्सन है, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है वो पहले आता है. तो हमने ये सोपी का सब्जेक्ट यहाँ पर
पहले ले लिया, सोपी का नाम यहाँ पर आ गया, तो चारों सेंटेंस में ये बराबर है, ठीक है। दिस इज द थिंग विच इज करेक्ट इन ऑल 4 सेंटेंस। उसके बाद सेड के बजाय क्या आ गया यहाँ पर, आस्क्ड, ये भी सही है देखिए यहाँ पर, लेकिन गड़बड़ किधर हो गई वह मैं आपको बता देती हूँ। अभी यहाँ पर देखिएगा क्या बताया है कि said Sophie, don't you think that I might have had something to do with it, said Sophie। अभी यहाँ पर कौन बता रहा है कि I की जगह कौन आ गया, he आ गया, कि if से हमने सेंटेंस को क्या कर दिया, यहाँ पर जोड़ दिया, if के आगे भी क्या आ गया, he आ गया, ठीक है, ये भी सही है बाबा। if he, I की बजाय क्या आ गया, he आ गया। didn't think that he might have, यहाँ तक भी सही है, didn't think he might have, didn't think he might have, didn't think, यहाँ पर तो ये गलत हो गया क्योंकि didn't think as it is हमको लेना है, तो थर्ड वाला ऑप्शन तो निकल गया, और यहाँ पर didn't think ये that आ गया, that he might have नहीं आया, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर had आ गया। तो डोंट का यहाँ पर क्या हो गया, जब हम इनडायरेक्ट का इनडायरेक्ट करते हैं तो जो प्रेजेंट टेंस है वो पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। डोंट की जगह क्या आ गया, ये डिडंट थिंक दैट ही माइट हैव, डिडंट थिंक दैट ही माइट हैव, यहाँ तक सही है, लेकिन आगे कहाँ पर गड़बड़ है वो मैं आपको बताती हूँ। ही माइट यहाँ पर भी हैड आ गया, तो ये भी स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। एंड सोफी आस्क्ड इफ ही डिडंट थिंक दैट ही माइट हैव, और आगे क्या आएगा, हैव के आगे क्या आ गया यहाँ पर, एज इट इज हैड आ गया, समथिंग टू डू विथ दैट, समथिंग टू डू विथ इट की वजह क्या आ गया, इट को हम कैसे फॉर्म करते हैं, इट का फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर, दैट हो जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। थर्ड फोर्थ तो ऑप्शन चला गया, और हमारा सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये यहाँ पर करेक्ट हो गया। तो सिर्फ ध्यान में रखिएगा कि थर्ड के लिए सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है एंड फर्स्ट के लिए फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओके, सो A6 है यहाँ पर, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ कॉलम बी। सो देखिए ये वर्ड्स के मीनिंग आपको आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, तो आपने अगर लेसन जो मैंने पढ़ाया है वो अभी तक देखा नहीं है तो वो पहले देख लो, वहां पर मैंने ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड के मीनिंग बताया है। तो स्ट्रोल का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया बच्चों, स्ट्रोल का होगा वॉक इन अ लेजरली वे, ठीक है, यानी कि फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, बी। आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो। स्ट्रोल का मतलब है होता है वॉक इन अ लेजरली वे। डिकेडेंट का मतलब होता है बच्चों ओल्ड एंड वर्न आउट, यानी कि सेकंड का आंसर आ गया यहाँ पर सी। थर्ड है लिम्बो, लिम्बो का आंसर यहाँ पर करेक्ट है बॉर्डर प्लेस बिटवीन हेवन एंड हेल, तो यहाँ पर थर्ड का आंसर क्या आ गया, ए आ गया। कवेटेड का मतलब है यहाँ पर ग्रेटली डिजायर्ड, ठीक है, तो फोर्थ का आंसर आ गया ई। तो ये मैंने मीनिंग्स आपको पढ़ाया है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ बार बार कि आप एक बार लेसन पढ़ लो तो आपके ये कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएगी। यानी कि स्टोल का मतलब है बी, वॉक इन अ लेजरली वे। डिकेडेंट का है सी, ओल्ड एंड वर्न आउट। लिम्बो का है बॉर्डर प्लेस बिटवीन हेवन एंड हेल, एंड कवेटेड का आता है ग्रेटली डिजायर्ड। ओके, सो दीज आर सम ऑप्शंस। ये आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। तो देखिए बच्चों, आज हमने द कॉप एंड द एंथम पढ़ा। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपको क्या करना है, सारे जो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस हैं उनका आपको एक बार रिवीजन करना है, उसको आप ध्यान से पढ़िएगा, और आपके जो टीचर्स आपको क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। इसी से आपको 80 to 90% जो है डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, और एग्जाम में 50 to 60% आप स्कोर अच्छे से कर पाओगे। सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।